आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा और इसके अलावा सीलियोफोरा के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो फाइलम माइक्रोस्पोरा में मोस्टली पैरासाइट्स आते हैं। इसके अलावा एसिटोस्पोरा और सीलियोफोरा के बारे में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स इस तरह के जानदार होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्पोरा को उन फसलों के ऊपर यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे इंसेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हों, तो इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। वन बाय वन हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा और इसके अलावा सीलियोफोरा के बारे में। फाइलम माइक्रोस्पोरा जो है इसे कॉमनली कहते हैं माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल, और स्पोरिडिया जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और स्मॉल ये स्मॉल होते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि माइक्रोस्पोरिडिया जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं। इसके अलावा ये ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब ये होता है कि ये पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं और सेल के अंदर पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। पैरासाइट्स के तौर पे किसके ऊपर ये एक्ट करते हैं? पैरासाइट्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्क वर्म। तो जो नोज़मा बॉम्बिकस है ये पैरासाइटाइज करता है सिल्क वर्म पे, कॉजिंग द डिजीज पेब्राइन। तो इसके नतीजे में जो डिजीज़ होती है इसे पेब्राइन कहते हैं। सिल्क वर्म के ऊपर जो माइक्रोस्पोरा है, माइक्रोस्पोरा का नाम है नोज़मा बॉम्बिकस, ये पैरासाइट के तौर पे एक्ट करेगा और डिजीज़ करेगा पेब्राइन। यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये जो है ये नॉर्मल सिल्क वर्म है, जबकि जो साइड पे है ये वाला पेब्राइन वाला है। तो जो पेब्राइन सिल्क वर्म होता है उसके ऊपर डॉट डॉट से ब्राउन कलर के आ जाते हैं। तो क्योंकि ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है, अगर इसमें डिजीज कॉज करेंगे माइक्रोस्पोरा तो फिर लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। इसके अलावा एक और स्पीशी है एन एपिस, नोज़मा एपिस, कॉजेज सीरियस डाइसेंट्री इन हनी बीज। हनी बीज के अंदर ये डाइसेंट्री कॉज करते हैं। इसके अलावा इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी है उसने ये प्रूव किया है कि एन लुकस्टाई जो कि माइक्रोस्पोरा है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रास ऊपर क्योंकि फसलों को ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोजोआ है एन लुकस्टाई, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रास ऊपर जो है यहाँ पे ये ग्रास ऊपर दिखाया हुआ है। ग्रास ऊपर इस तरह के होते हैं और ये भी पेस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। पेस्ट का मतलब है कि ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा रिसेंटली 4 माइक्रोस्पोरिडियम जेनेरा हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन सेकेंडरी इन्फेक्शंस ऑफ इम्यूनोसप्रेस्ड एंड एड्स पेशेंट। इसके अलावा ये जो एड्स के पेशेंट्स और इसके अलावा इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर भी ये डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट है पोरा, स्मॉल फाइलम दैट कंसिस्ट exclusively of obligatory extracellular parasites characterized by spores lacking polar cap और polar filaments। ये extracellular parasites होते हैं। extracellular का मतलब ये होता है कि ये सेल से बाहर रहते हैं। The acetosporians Haplosporidium primarily are parasitic in cell tissues and body cavities of mollusk। तो जो एसिटोस्पोरा है ये मोलस्क के अंदर पाया जाता है। मोलस्क में बाइवॉल्व आ जाते हैं। फाइलम कैनोडर्मिटा, फाइलम मोलस्का से जो ताल्लुक़ रखते हैं जानदार, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो उनके सेल्स, टिश्यूज़ और बॉडी कैविटी के अंदर ये पाए जाते हैं। जो माइक्रोस्पोरा था ये पैरासाइट कॉज करता था, सिल्क वर्म के ऊपर एक्ट करता था पैरासाइट के तौर पे, जबकि ये मोलस्क के ऊपर करता है। नेक्स्ट है फाइलम मिक्सोजोआ, कॉमनली कॉल्ड मिक्सोस्पोरियन।
All obligatory extracellular parasites in fresh water and marine fish. ये फिश के अंदर पैरासाइट के तौर पे एक्ट करते हैं. Resistance spore with 1 to 6 coiled polar filaments. The most economically important myxosporian is Myxosoma cerebralis, which infect the nervous system and auditory organ of trout and salmon. जो मिक्सोसोमा है सेरिब्रालिस है, ये नर्वस सिस्टम और इसके अलावा ऑडिटरी मतलब ये कि कान का जो सिस्टम है ट्राउट और सालमन उसको इफेक्ट करता है. कॉजिंग मतलब है कि जो फिश है वो गोल दायरे में घूमेगी, उसको चक्कर आएंगे. और थम्बलिंग का मतलब ये है कि शेकिंग मूवमेंट उसकी होगी. तो जो फाइलम मिक्सोजोआ के प्रोटोजोआ हैं या प्रोटिस्ट हैं, ये कॉज करते हैं फिश के अंदर डिजीजेस. ना सिर्फ ये कि मेराइन फिश के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, बल्कि ये फ्रेश वाटर के अंदर भी डिजीज कॉज करते हैं. नेक्स्ट है फाइलम सीलियोफोरा. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटोजोआ के अंदर, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, इसके अलावा मेराइन में पाया जाता है. कुछ इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल बनाते हैं. सिम्बियोटिक का मतलब ये होता है कि ये जिन जानदारों के साथ रहते हैं उनके साथ एक बेनिफिशियल ताल्लुक बनाते हैं. इसके करैक्टर्स क्या हैं? इसमें सीलिया होता है, नाम से ही जाहिर है. सीलियोफोरा, सीलिया फॉर लोकोमोशन एंड फॉर द जनरेशन ऑफ फीडिंग करंट इन वाटर. इसमें रिलेटिवली रिजिड पेलिकल होती है एंड मोर और लेस फिक्स्ड शेप. पेलिकल जो है ये आउटर स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके अंदर मौजूद होता है. तो ये इसकी कोई खास फिक्स शेप नहीं होती. डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम स्ट्रक्चर, माउथ इसके अंदर मौजूद होता है. डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई, टिपिकली अ लार्जर मैक्रोन्यूक्लियस एंड वन और मोर स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियाई. तो इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई इसमें होते हैं. मतलब ये कि इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, और दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं. तो इधर सीलिया हो रहा है जस्ट लाइक पैरामीशियम के इर्द गिर्द भी पेलिकल होती है, आउटर कवरिंग होती है. इसके अलावा माउथ होता है जिसे साइटोस्टॉम कहते हैं. इसके अलावा इसके अंदर मैक्रो न्यूक्लियस और इसके अलावा माइक्रो न्यूक्लियस मौजूद होता है. जो सीलिया इसके होते हैं वो फ्लेजेला की तरह के होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्रोटोजोआ के पूरे जिस्म के ऊपर. इसके अलावा सीलियरी मूवमेंट होती है वेव की तरह पे, जिसकी वजह से जो सीलियर्स की जो सरफेस है उसके ऊपर एक वेव सी आती है. इसके अलावा Many ciliaries can reverse the direction of ciliary beating and direction of cell movement. तो ये सेल जिस तरफ मूव कर रहा हो सिलियर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. जो इनकी सिलियरी बीटिंग है उसको ये चेंज करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. एक तो ये कि जो सीलिया है ये मौजूद होता है इसके अंदर सीलियोफोरा के अंदर. दूसरा है बेसल बॉडी जिसे काइनेटोस्टोम भी कहते हैं. ऑफ एडजेसेंट सीलियाज आर इंटरकनेक्टेड विद एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. जो बेसल बॉडीज होती हैं वो सीलिया की बेस पे मौजूद होती हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं दैट आर बिलीव टू एंकर द सीलिया एंड गिव शेप टू द ऑर्गेनिज्म. तो ये सीलिया को एंकर करती हैं और ऑर्गेनिज्म को शेप देती हैं. मतलब ये कि जिस तरह हम ह्यूमंस के अंदर जो हेयर्स है हेयर फॉलिकल से निकलते हैं, इसी तरह सीलिया भी एक तरह से एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर से निकलता है जिसे बेसल बॉडीज कहते हैं, और बेसल बॉडीज को काइनेटोस्टोम भी कहते हैं. बॉडीज ये काइनेटोस्टोम होती हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं. इसके अलावा कुछ सीलियर्स इस तरह के होते हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज सीलिया होते हैं. एक तो ये कि आउटर कवरिंग जो प्रोटोजोआ है उसको ये करते हैं. इसके अलावा ये सिराई भी बना सकते हैं. सिराई का मतलब ये है कि बहुत से जो सीलिया है जब वो आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो एक सिराई बना देते हैं. अल्टरनेटिवली सीलिया में बी लॉस फ्रॉम लार्ज रीजन ऑफ अ सीलियर्स. लेकिन अगर कोई डिजीज हो जाए या कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो फिर इसकी बॉडी के ऊपर से फिर पैचेस की फॉर्म में जो सीलिया है वो निकलेंगे. Trichocysts are pellicular structure primarily used for protection.
दे आर रोड लाइक और ओवल ऑर्गेनेली ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर होते हैं। इन पैरामीशियम दे हैव अ गुल्फ-टी अपीयरेंस। पैरामीशियम के अंदर ये गुल्फ-टी अपीयरेंस रखते हैं। द पेलिकल कैन डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट विच देन रिमेन कनेक्टेड टू द बॉडी बाय स्टिकी थ्रेड। तो जो पेलिकल होते हैं ये ट्राइकोसिस्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं और इसके अलावा ये स्टिकी जो थ्रेड है उसके जरिए से बॉडी के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। जो सीलियोफोरा है या जो सीलिएट्स हैं वो खाते क्या हैं? Some ciliates such as paramecium have a ciliated oral groove along one side of body. Cilia of the oral groove sweep small food particle toward the cytophrings where a food vacuole forms. तो इनमें भी एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं और सीलिया ट्रैप करते हैं फूड पार्टिकल्स को ओरल ग्रूव में और फिर बाद में साइटोफ्रिंग्स जो कि एक माउथ है वहाँ पे ये चले जाते हैं और अंदर जाके फिर ये फूड वैक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ओरल ग्रूव जो है वो नजर आ रहा है। ओरल ग्रूव काफी ज्यादा नेक्स्ट आगे की तरफ फैला हुआ है। ये जो है ये साइटोफ्रिंग्स है। साइटोफ्रिंग्स के अंदर मौजूद सीलिया होते हैं जो कि यूज होते हैं फीडिंग में। ये जो है ये साइटोस्टोम है। साइटोस्टोम का मतलब ये है कि इसका माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह आते हैं वो इन रास्तों से गुजरते हुए यहाँ पे आ जाते हैं माउथ से गुजरते हुए फिर वो एक फूड वैक्यूल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे फेगोस्टिक वैक्यूल बना हुआ है। तो जब ये फूड वैक्यूल बनता है फूड वैक्यूल बनने के बाद इसके एंजाइम्स खारिज होते हैं और प्रॉपर इसकी जो है ना वो डाइजेशन होती है। इसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं और फिर फट जाता है। जो फूड वैक्यूल है ना उसके बाद पैरामीशियम के अंदर ही फट जाएगा और पूरे एंडोप्लाज्म के अंदर सर्कुलेट करेगा ताकि जितने भी इसके अंदर कंटेंट्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे पूरी इसकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग सिलिएट्स होते हैं जो कि प्रोटिस्ट और स्मॉल एनिमल्स के ऊपर प्रे करते हैं। जो सिलिएट्स है सिलिएट डाइडिनम ये फीड करता है पैरामीशियम के ऊपर। तो जो डाइडिनियम है ये इवन के स्मॉल है जबकि जो इसका जो प्रे है वो इवन के लार्ज है। डाइडिनियम फॉर्म्स द ग्रेटली इनलार्ज टू कंज्यूम इट्स है। ये फॉर्म करता है एक ओपनिंग को ताकि जो प्रे है वो उसको ये इनगल्फ कर सके। तो इसके अंदर एक तो फैगोसाइटोसिस भी होती है और इसके अलावा ये डाइडिनियम को खा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाइडिनियम है। डाइडिनियम जग लाइक है स्वेलिंग आ स्लीपर शेप्ड पैरामीशियम। ये पैरामीशियम को खा रहा है। सबटोरियंस आर सिलिएट्स। जो सबटोरियंस हैं ये भी सिलिएट्स होते हैं। ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुए होते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने के काम आते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमीबा भी आ सकते हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं ये ओपनिंग होती है पेलिकल की और टेंटिकल्स एंजाइम्स खारिज करते हैं और जो प्रे होता है उसकी जो वॉल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ये तोड़ते हैं और जितना भी जो मटेरियल है वो टाइनी चैनल्स के जरिए से टेंटिकल्स के अंदर ले जाते हैं और फिर बाद में उससे खुराक हासिल करते हैं। द मैकेनिज्म फॉर दिस प्रोज टेंटिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे अगर आप ये सबटोरियन है। सबटोरियन के इर्द गिर्द से टेंटिकल्स निकल रहे हैं। अब ये टेंटिकल्स क्या करेंगे टेंटिकल्स एंजाइम्स रिलीज करेंगे और ये जो प्रे है प्रे की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद टेंटिकल्स के जरिए से इसके अंदर का जो मटेरियल है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। तो इसके
इसके अंदर जो टेंटिकल्स होंगे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बनते होते हैं। ट्यूब्यूल्स का मतलब है कि इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी। तो जो सेप्टोरियंस हैं ये भी सिलिएट्स के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सिलिएट्स हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है और जेनेटिक कंट्रोल इसका किस तरीके का होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो मोस्टली सेक्सुअल भी हो सकती है और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। दो तरह के इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है वो मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो नाम से ही जाहिर है, मैक्रो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है लार्ज। तो ये लार्ज होते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। माइक्रो न्यूक्लिया ये स्मॉल होते हैं, इसके अंदर जेनेरिक रिजर्व होता है। तो इसके अंदर जेनेरिक रिजर्व नहीं है, जबकि जो दूसरा है उसके अंदर जेनेरिक रिजर्व है। मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर जेनेरिक रिजर्व नहीं है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों ही होंगी। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बाइनरी फिशन के जरिए से होती है। इसके अलावा बडिंग में होती है, जो कि बडिंग है वो सेक्टोरियन में होती है। और इसके अलावा इसका जो लार्वा होगा वो फ्री स्विमिंग होगा और जो अडल्ट होगा वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, मतलब फ्री लिविंग नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉन्जुगेशन के जरिए से होती है और जो जानदार या जो इंडिविजुअल्स इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या इनके जो पार्टनर्स होते हैं इन्हें कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। बहुत सी इसकी टाइप्स होती हैं, मेटिंग टाइप्स, लेकिन ये हर किसी के साथ कंपैटिबल नहीं होते। ये रैंडमली आपस में सिलिएट से रिलेटेड जितने भी जानदार हैं ये रैंडमली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद एडहेजन करते हैं, स्टिकी सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एडहेजन होती है। पेलिकल की एडहेजन होती है। एडहेजन का मतलब है कि ये आपस में जुड़ते हैं। सिलिएट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन फ्यूज एंड रिमेन दैट वे फॉर सेवरल आवर्स। जब सिलिएट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसे एडहेजन कहते हैं और फिर ये काफ़ी घंटों तक ये इसी हालत में रहते हैं। The macronucleus does not participate in genetic exchange that follows. इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता। Instead, the macronucleus break up during or after micronuclear events and reforms from micronuclei of the daughter ciliates. तो इसमें जो मैक्रो है वो टूट फूट जाएगा और जब डॉटर सिलिएट्स बन जाएंगे तो उसके अंदर मौजूद जो माइक्रोन्यूक्लियाई होंगे उससे ये दोबारा बनेगा। आफ्टर सेपरेशन द एक्सोकॉन्जुगेंट undergo a series of nuclear division to restore the nuclear characteristics of a particular species. इसके बाद जो कॉन्जुगेंट्स हैं जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जब अलग होंगे तो फिर ये दोबारा से न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे ताकि जो इनका एक्चुअल मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको सेव किया जा सके। इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस फ्रॉम वन और मोर न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दैट फॉर्म्स टोटल सेल्स कंप्लीट इवेंट्स। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो इंडिविजुअल्स हैं, पैरामीशियम है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट किए हुए हैं और इन्हें कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद ये जो एक है ये 4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है जस्ट इधर सिंपल एक रह जाता है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो अब ये जो सेपरेट हो चुका है इसे कहेंगे एक्स कॉन्जुगेट, मतलब ये एक्सो कॉन्जुगेट या एक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे की ट्रांसफ़र हो चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिकम्बिनेशन हो चुकी है। इसके बाद फर्दर इसकी जो है वो माइटोटिक डिवीजन होगी और डिवीजन के बाद फर्दर जो है वो प्रोसीजर होगा। सिम्बियोसिस, मोस्ट सिलिएट्स आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कमेंसलिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। कमेंसलिस्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि दो जो जानदार है वो आपस में इस तरीके से रहते हैं कि उसमें एक को फ़ायदा मिलता है जबकि जो दूसरा है उसको ना फ़ायदा मिलता है ना नुकसान मिलता है। जबकि जो म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है इसके अंदर दोनों को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। कुछ जो है इसके पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है,
Plantidium coli is an important parasite ciliates that lives in large intestine of human, pigs and other mammals. तो जो Plantidium coli है ये mammals का parasite है. At time it is a ciliary feeder. At other time it produces proteolytic enzyme that digest host epithelium. एक फर्स्ट जब इसकी स्टेज होती है लार्वा की स्टेज तो ये फीडर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये अडल्ट बनता है तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि ये इंजाइम रिलीज करे और जो होस्ट के एपिथेलियम है उसको ये तोड़े, कॉजिंग अ फ्लास्क शेप अल्सर, जिसकी वजह से एक अल्सर हो जाता है जो कि फ्लास्क शेप होता है. इट्स पैथोलॉजी रिजेंबल दैट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. बी कोलाई इज पास फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर in cyst that forms as feces begin to dehydrate in the large intestine. जो बी कुलाई है ये सिस्ट के जरिए से फिजिस के जरिए से मुंतकिल होता है. फिजिस का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेस्टेज जो कि बॉडी से खारिज होता है. तो बी कुलाई इस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट होगा. Most common transmission by fecal contamination. Fecal contamination of food or water is the most common form of transmission. Its distribution is potentially worldwide, but it is most common in Philippines. Large number of different species of ciliates also inhabit the rumen of many ungulates. Rumens का मतलब है स्टमक में ये रहते हैं. ungulates जो कि 4 टांगों वाले जानदार होते हैं उनके अंदर. These ciliates contribute to the digestive process of their host. तो ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है जो कि अगर हम गंदा पानी पिए या गंदी खुराक खाएं तो ये उसकी वजह से फैल सकता है. इसके अलावा इसकी डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं ये हुफ्ड एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होती हैं और अगर ये अटैक करते हैं सिलिएट्स तो सिलिएट्स जो है वो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसके ऊपर अटैक करेंगे.